लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, स्कूटी पे ठंड लगता है इसीलिए। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, यहां तक पढ़े थे शायद ना? ये बताए थे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, बता दिए थे। अच्छा, इसके बाद बैंकर्स एल्गोरिथम बताए थे? बताए थे, कितने स्टेप्स बताए थे उसमें? 5 स्टेप्स बताए थे। ठीक है, तो 2 मिनट हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं पहले बैंकर्स एल्गोरिथम, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आपको बताए थे कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? डिक्सास्टर द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग डिक्सास्टर एल्गो भी कहते हैं, बताए थे। अब इसमें 2-3 चीजें आपको बताए थे कि पहला ये था, हर प्रोसेस क्या करेगा? हर प्रोसेस क्या करेगा? मैक्सिमम रिसोर्स जितना रिक्वायर्ड है उसका डिक्लेरेशन कर देगा। यस और नो? यही बताए थे ना। दूसरा बताए थे डेडलॉक पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाना पड़ेगा। तीसरा बताए थे कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेफ्टी सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। और चौथा हम बताए थे कि सेफ्टी सिस्टम एग्जिट होना चाहिए, यानी कहाँ पर लगता है कि अब हम लोग फंस जाएंगे, वहां से निकलने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। यही 4 पॉइंट बताए थे। अब इन चारों पॉइंटों के साथ समस्या है। समस्या क्या है? तो आपसे हम पहला पॉइंट ये बताए कि हमारे पास हर प्रोसेस का मैक्सिमम रिसोर्स पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है ये और दूसरा प्रोसेस चल रहा है ये, हो सकता है 2 ही हम मान के चलते हैं, 2 से अधिक भी चल सकता है, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। तो हर प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, या हर प्रोसेस क्या करेगा? अपना मैक्सिमम रिसोर्स जो उसको जरूरत है उसका डिक्लेरेशन कर देगा। अब जैसे मान लो P1 कहता है कि हमको 10 रिसोर्स चाहिए, P2 कहता है कि भैया हमको भी 10 चाहिए, और Pn मान लो है वो भी कहता है कि 10 चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 30 रिसोर्स का आवश्यकता हो गई। तो यहाँ घाटा क्या हो गया बेटा? घाटा ये हो गया कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ओवरलोडेड फील करेगा। क्या फील करेगा? ओवरलोडेड। ओवरलोड समझते हैं? उसको लगेगा कि हमको क्या करना है, एक से अधिक काम करना है। कभी स्कूल में जाएंगे या कभी कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो वहाँ नियम है, एक ही दिन सारा काम नहीं करवाया जाता है, नहीं तो बच्चा अगला दिन आएगा ही नहीं, या ऑफिस में स्टाफ आएगा ही नहीं, प्राइवेट स्टाफ। तो उसको थोड़ा थोड़ा काम कहते हैं। कहते हैं पहले ये काम कर लो, ये काम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अब ये काम कर लो, वो भी खत्म हो गया, अब ये कर लो। अगर एक से अधिक काम बता दोगे एक ही बार तो क्या फील करेगा? ओवरलोडेड। और हो सकता है कोई काम ना करे, कोई काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बैंकर्स एल्गो का ये नुकसान है कि क्योंकि मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एक ही बार पूछ लेता है, इससे हमारे पास एक समस्या आती है, और वो समस्या किसकी होती है? ओवरलोडिंग का। और वो ओवरलोडिंग एक रीजन बन सकता है किसके लिए? डेडलॉक के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? और क्या क्या हो सकते हैं इसके ड्रॉबैक्स, उसको जानेंगे। तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिमिटेशंस ऑफ द बैंकर्स एल्गो। लिमिटेशंस ऑफ बैंकर्स एल्गो लिखेंगे। द लिमिटेशंस ऑफ बैंकर्स एल्गो आर
The limitations of Banker's algo are, नंबर वन लिखेंगे। नंबर वन हमारे से कहता है in this case many resources are granted way as such very few safe sequence exists. Full stop. Very few safe sequence exists. Full stop. आगे लिखेंगे therefore Banker's algorithm is considered to have most liberal granting policy which could lead to overloading बस इतना ही लिखो, which could lead to overloading. क्लियर है? दूसरा एक चीज और समझेंगे। अब यहां पर P1 को कितना रिसोर्स चाहिए? 10। P2 कितना चाहिए? 10। P3 को कितना चाहिए? 10। किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाए कि P1 जो है वो 10 रिसोर्स का इस्तेमाल ना कर पाए, 5 ही का करे, इसको मिल कितना गया है? 10, लेकिन इस्तेमाल कितने का कर पा रहा है? 5। तो बाकी जो 5 बचा वो किसी काम में रहा नहीं, यानी ये क्या हो गया? बेकार हो गया। यानी यहाँ पे दो चीजें निकली। पहला, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सामान या एक्स्ट्रा रिसोर्स अपने पास रखा था, इसीलिए दूसरे प्रोसेस को खत्म होने में टाइम ज्यादा लग गया, यानी वो क्या हो गया? टाइम कंज्यूमिंग। पहला, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ में आया? अरे यस नो तो बोलो जो पहले से बैठे हैं। हम क्या बताएं? ये एक प्रोसेस P1 है, मान लेते हैं कि ये पहले ही बता दिया कि भैया हमको स्पीकर चाहिए, हमको क्या चाहिए? मॉनिटर चाहिए, हमको साथ ही साथ प्रोसेसर चाहिए। तो ये कितना चीज डिमांड करके ले गया? कितना डिमांड किया? 3। अब मान लो ये तीनों डिमांड कर लिया और इसका काम जो है सिर्फ स्पीकर से ही हो गया, तो क्या इन दोनों का इस्तेमाल इसके लिए हो पाया? नहीं, तो बेकार था इसके लिए। अब क्या होता है कि इसके पीछे दूसरा प्रोसेस होगा, कौन सा? P2। तो मान लिया कि भैया अगर P2 को किसकी आवश्यकता थी? मॉनिटर की और प्रोसेसर की। तो P2 को क्या करना पड़ रहा है? वेट करना पड़ रहा है। क्यों वेट करना पड़ रहा है? क्योंकि P1 जो है वो पहले से बोल कर रखा था कि हमको जरूरत किस चीज का है? स्पीकर का, मॉनिटर का और प्रोसेसर का। लेकिन असल में वो काम किससे कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्पीकर से। मॉनिटर और प्रोसेस को क्या करके रखा है? बस चेक कर रखा है। तो इस चक्कर में कौन इंतजार कर रहा है? P2। तो P2 को खत्म होने के लिए
टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो बैंकर्स एल्गो का यही नुकसान है कि जो बेटा प्रोसेस दूसरा है या क्यू में दूसरा प्रोसेस है, उसको खत्म होने में टाइम क्या लगता है? ज्यादा लगता है। क्लियर है? यस और नो तो बोलो। क्यों लगता है? क्योंकि हो सकता है कि जो वो हार्डवेयर लेके पहला प्रोसेस बैठा है, उसकी आवश्यकता उसको कभी थी ही नहीं। समझ रहे हो? दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये P1 है, शुरू में बोल दिया कि हमको आवश्यकता किस चीज की है? स्पीकर, मॉनिटर और प्रोसेसर। लेकिन अचानक से लास्ट में बोलता है कि नहीं नहीं भैया, स्पीकर, मॉनिटर और प्रोसेसर के अलावा हमको कीबोर्ड का भी आवश्यकता है, क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शन लेना है यूजर से। अचानक से बोला तो हो सकता है कि कीबोर्ड कहीं और लगा हुआ होगा, किसी और प्रोसेस में लगा होगा। यस और नो? उस केस में क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड का इंतजार करना पड़ेगा। कीबोर्ड का इंतजार करेंगे तो फिर क्या होगा? इसके पीछे जितना प्रोसेस है वो सारा क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हमें सडनली किसी रिसोर्स की आवश्यकता पड़े, और सडनली रिसोर्स की आवश्यकता पड़ गई तो वहां पर इंतजाम करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो हार्डवेयर कहीं और व्यस्त हो, वो रिसोर्स कहीं और व्यस्त हो। यहां पर भी क्या हो गया? बैंकर्स एल्गोरिदम फेल हो गया। आया समझ में? यस नो? तो ये 2 पॉइंट लिखना है। आया समझ में? तो दोनों पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, it is time consuming to operate, sorry, it is time consuming to execute, it is time consuming to execute on the operation of, on the operation of every source, on the operation of every source. नेक्स्ट लिखोगे, if the ये वाला अगर रिसोर्स की आवश्यकता ना हो तो वो पॉइंट लिखना है। इफ द क्लेम इज नॉट एक्यूरेट, if the claim is not accurate, if the claim is not accurate, system resources may be underutilized, may be underutilized, may be underutilized। और लास्ट पॉइंट लिखोगे, a resource becoming unavailable, a resource becoming unavailable can result into unsafe state, can result into unsafe state, in unsafe state, in unsafe state, in unsafe state। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये अनसेफ स्टेट क्या होता है? तो हम बता दें, अनसेफ है तो इसका उल्टा भी होता है, वो क्या होता है? सेफ। और कंप्यूटर में एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डेडलॉक स्टेट। ठीक है? तो यहां पर एक टेक्निक आपको बता रहे थे, वो क्या था? रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। अगर रिसोर्स एलोकेशन स्टेट के बारे में बात करें तो ये किसी भी प्रोसेस को 3 तरीके से विभाजित करता है। पहला विभाजन क्या हो गया? अनसेफ स्टेट, दूसरा क्या हो गया? सेफ स्टेट, और तीसरा क्या हो गया? डेडलॉक स्टेट। अब आपके मन में प्रश्न ये चल रहा होगा कि रिसोर्स एलोकेशन स्टेट क्या होता है
औकात समझते हैं? तो बस वही औकात है कंप्यूटर की भाषा में क्या, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। यानी एक प्रोसेस को मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस बाय अ प्रोसेस is called what, resource allocation state। मैक्सिमम कितना उसको रिसोर्स चाहिए भैया, कितना हार्डवेयर चाहिए, वो बताने का जो काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। और मैक्सिमम बता रहा है तो क्या बता सकता है, मिनिमम भी। तो हम लोग एक पॉइंट यहां और ऐड कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ required resources by a process is called what, resource allocation state। यानी किसी के द्वारा या किसी भी प्रोसेस के द्वारा सबसे ज्यादा या सबसे कम कितना हार्डवेयर चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। अब रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो होता है उसको हम तीन तरीके से बांटते हैं। पहला कौन सा स्टेट हो गया, अनसेफ स्टेट, दूसरा क्या हो गया, सेफ स्टेट, और तीसरा क्या हो गया, डेडलॉक स्टेट। ये तीनों क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं रिसोर्स एलोकेशन स्टेट के बारे में। लिखेंगे आंसर, द नंबर ऑफ the number of available and allocated resources the number of available and allocated resources and the maximum demand of a process is called resource allocation state, is called resource allocation states। लिख लिए। अब इस चीज को समझते हैं हम लोग क्या होता है। पहली बात, सेफ, अनसेफ और डेडलॉक। आप लोग बोलते नहीं है, हमें समझ ही नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ लोग बेचारे यहाँ बैठ के कहीं और बैठे रहते हैं, कुछ लोग पीछे सो रहे होते हैं, तो ये गड़बड़ है। जब हम क्लास में हैं तो हमने कई बार कहा है क्लास की एक मर्यादा होती है, उसका हमें पालन करना चाहिए। क्लास में आने का मतलब होता है कि भाई जो कह रहे हैं उनकी बात हम सुन लें, जो पढ़ा रहे हैं वो लिख लें, ना समझ में आए तो पूछ लें। हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे कान में हेडफोन लगाए बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं। हम मानते हैं कि वो बहुत डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी का मतलब कि एक शिक्षक और शिक्षण संस्थान के लिए ये उचित नहीं है। आप सड़क पे चलते हुए अगर बाइक या स्कूटी किसी को सटा दें तो माना जाता है कि वो गलत है। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ बैठते हैं हमारे साथ तो हम भी एक लिमिट तक इग्नोर कर सकते हैं। तो खैर, हम आपसे ये बता रहे थे कि जब आप और हम सड़क पर निकल रहे होते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम एक प्रोसेस को देखते हैं तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल बताए, औकात की बात कर रहे थे, यानी कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं उसको, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट क्या होता है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या हो गया, रिसोर्सेस। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स यूज होता है किसके द्वारा, किसी भी प्रोसेस के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। कितने तरीके का होता है? तीन। या तो सेफ हो सकता है, या तो अनसेफ हो सकता है,
या तो डेडलॉक हो सकता है। तो हम लोग पहले जानते हैं सेफ स्टेट क्या होता है। तो अभी आपको बताए थे, अगर याद होगा, कि अगर मान लीजिए किसी सिस्टम को या किसी प्रोसेस को 5 हार्डवेयर की आवश्यकता है और पांचों हार्डवेयर उसको दे दिया जाए, तो ये हमारे लिए कौन सा स्टेट हो सकता है, सेफ, अनसेफ या डेडलॉक? सेफ। इस प्रोसेस के लिए वो क्या होगा, सेफ होगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक ही प्रोसेस है, वो उसका नाम क्या है, P1। उसको कितनी आवश्यकता है, 5। उसको हम पांचों दे दिए, तो उसके लिए क्या हो गया, सेफ कि अनसेफ? सेफ। अब मान लीजिए इसके पीछे एक दूसरा है, वो क्या है, P2। इसको चाहिए 7 और 5 जो है वो P1 के पास है। इसके पास अवेलेबल कितना है, 2। तो इसके लिए ये जो प्रोसेस हो गया वो क्या होगा, सेफ कि अनसेफ? अनसेफ। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज था वो अवेलेबल नहीं। एक तीसरा कंडीशन हमारे पास है, वो डेडलॉक। मान लीजिए इसके पीछे एक तीसरा प्रोसेस है, उसका नाम है P3। और P3 ये कहता है हमारे से, P3 हमारे से ये कहता है कि भैया हमें चाहिए 7। कितना चाहिए, 7। और पूरे कंप्यूटर के पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो था वो था 12। कितना अवेलेबल रिसोर्सेज था, 12। तो 5 वो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। 7 की यहां डिमांड हो चुकी है। हाँ? अब यहां बताइए इसको कितना चाहिए, 7। तो क्या यहां पे 7 अलग से आ सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगा, P1 को। और P1 का जब पूरा हो जाएगा तो ये सब मिलकर मदद किसको करेंगे, P2 को। और जब P2 का खत्म हो जाएगा तब किसको आएगा, P3 को। और अगर P3 जल्दी जल्दी करने लगे तो वहीं पर एक कंडीशन अराइज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेडलॉक। यानी अनसेफ का मतलब कह सकते हैं कि जब रिसोर्स एलोकेशन स्टेट फॉलो ना हो तो वो क्या कहलाता है, अनसेफ। जब रिसोर्स एलोकेशन स्टेप फॉलो हो तो वो क्या कहलाता है, सेफ। डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन कि सारे प्रोसेसेस कहाँ पे लगे हों, क्यू में, और उस क्यू में सारे प्रोसेसेस को एलोकेशन कितना हो जाए, मैक्सिमम, यानी सबको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो जो लास्ट वाला प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ फंस जाएगा, डेडलॉक में फंस जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही तीनों का डेफिनेशन लिखने का बारी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सेफ स्टेट। सेफ स्टेट पहला पॉइंट होगा, इट अकर्स व्हेन, it occurs, OCCURS, it occurs when a system can allocate resources to each process in some or the other order, या in a particular order लिखिए ना, in a particular order so that deadlock is avoided, so that the deadlock is avoided, then the particular state is known as safe state. State is called safe state.
नेक्स्ट लिखोगे आप अनसेफ स्टेट के बारे में। अनसेफ स्टेट में लिखोगे it arises when the resource allocation is not done properly to all the processes, is not done properly to all the processes. लास्ट पॉइंट लिखेंगे डेडलॉक के बारे में। When a particular process has to wait for long, the situation of deadlock may arise. Sorry? Wait too long? Wait for long, the situation may arise of deadlock. The situation may arise of deadlock. The situation may arise of deadlock. अब देखिए, इतने दिन से डेडलॉक पढ़ा रहे थे, तो इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो हमको जानना है कि ठीक है भैया, जब डेडलॉक आता ही है, और ये क्या बताए थे कि जीवन का कटु सत्य है कि जैसे जीवन में हैप्पीनेस और सौरो आते हैं, ठीक उसी तरीके से डेडलॉक भी क्या होता है, कंप्यूटर में आता है। दो चीज हमको ध्यान रखना है। पहला जो है वो है कि डेडलॉक का डिटेक्शन कैसे करें और डेडलॉक की रिकवरी कैसे करें। तो ये दो चीज बताकर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे डेडलॉक में। इससे पहले आपको बता दें कि डेडलॉक में आपको एक चीज हम और बताए थे कि डेडलॉक को हम लोग प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो प्रेडिक्ट करने के लिए क्या करते हैं, रैग फॉलो करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बताए थे, ये आपको सर्कुलर वेट कंडीशन बताए थे इसमें। हाँ, तो वो आपको याद रखना है। अब बात आती है कि डिटेक्शन कैसे करेंगे और रिकवरी कैसे करेंगे। तो पहली बात हम लोग किसकी करेंगे, डिटेक्शन की करेंगे। अब डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको बताए थे पहले ही कि फ्यूचर में आपको पता करना है कि डेडलॉक हो सकता है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, रैग का, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, उसके बाद भी मान लीजिए डेडलॉक आ गया, तो डेडलॉक को सुधारेगा कौन। तो आज हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट फीचर आता है, किसका, रिकवरी का और डिटेक्शन का। आज आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, उसमें इनबिल्ट फीचर आता है, किसका, रिकवरी और डिटेक्शन। लेकिन ध्यान रखना होता है कि भैया हम डिटेक्शन करें या रिकवरी, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट। कैसे होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब होता है कि ना ही ये सॉफ्टवेयर का दाम बढ़ाए और ना ही हार्डवेयर का खर्चा बढ़ाए, सस्ते में अच्छा इलाज मिल जाए। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है कि डेडलॉक को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट हो, पहले से, अलग से हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। तो वो क्या प्रेजेंट है, तो याद रखेंगे हर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रेजेंट है। कैसे हो सकता है, तो हम 2-3 पॉइंट बताते हैं, पहले आप उसको समझिएगा, तो हम वापस उस टॉपिक पर आएंगे। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ठीक है, ये चौराहा है, चौराहा समझते हैं ना। अब यहां से भी गाड़ी आ रही है, यहां से भी जा रही है,
यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, चारों तरफ से खुला है, तो ये कौन सा कंडीशन बना? डेडलॉक। डेडलॉक क्यों बना? क्योंकि जितना भी रिसोर्स था वो सारा क्या हो गया? इस्तेमाल हो गया। अब इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? तो पहला तरीका ये है, आप कहेंगे कि सर हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ टर्मिनेट। अच्छा यहाँ पे टर्मिनेट कर पाएंगे? गाड़ी लाइन से खड़ी है तो टर्मिनेट कैसे करेंगे? हम भूल जाते हैं कि ये गाड़ी है, सॉरी ये कंप्यूटर है। आप लॉजिक समझिए, ये कार है, ये सारी कारें हैं, ये गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हैं। हाँ तो भाई ये पहला सही बात बताया कि हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे। या दूसरी भाषा में हम लोग ये कहें कि भैया इस वाला पूरा एरिया को जो है हम लोग बंद कर देंगे, जो गाड़ी फंसी थी उसको आगे निकाल देंगे और यहाँ से क्या बंद कर देंगे, यहाँ से रास्ता क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। रास्ता बंद करने का मतलब क्या हो गया? ब्लॉक कर दो। तो कंप्यूटर में ब्लॉक करना, सॉरी आम भाषा में ब्लॉक करना होता है, कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं डोरमेंट कर दो। क्या कर दो? डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब कि ये सुस्त रहेगा, कुछ करने वाला नहीं। क्लियर है? दूसरा एक काम हम लोग ये कर सकते हैं इसके अलावा, तो पहला कंडीशन ये बना कि हम लोग क्या कर दें, डोरमेंट। अब दूसरी कंडीशन को समझते हैं। एक हमारे पास कंडीशन और बनता है, मान लेते हैं कि यह रास्ता चालू है, ये रास्ता क्या है, चालू है। अगर इसी रास्ते में बेटा हम क्या करें, इन दोनों को बंद कर दें और इन दोनों को टेम्पोररीली बंद कर दें, कहें कि ठीक है भैया ना तुम आगे बढ़ोगे ना तुम बढ़ोगे, सिर्फ तुम दोनों आगे बढ़ो, तो क्या रास्ता क्लियर हो सकता है? हा? तो ये बताइए, रिसोर्स को क्या किए, सब में बराबर बांटे या किसी एक आदमी या किसी दो आदमी को दिए? दो को दिए। नहीं समझ पा रहे आप लोग मेरी बात? यहाँ पे रिसोर्स क्या था हमारा, रास्ता, तो सबको जाने दिए रास्ता में? नहीं। मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये क्या था, डी। तो हम लोग किसको किसको रोक दिए, ए और बी को क्या किए, रोक दिए। सी और डी को क्या किए, बोले जाओ। तो हम किसको फेवर कर रहे हैं, सी और डी को। तो डेडलॉक खत्म करने का पहला तरीका था डोरमेंट कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि फेवर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस को फेवर कर दो। इससे क्या होगा कि वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रास्ता खाली हो जाएगा या भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ कम हो गई तो फिर दूसरा वाला क्या करेंगे, चालू कर देंगे। नहीं समझ में आया? सब लोग समझ रहे हैं? तो ये 2 पॉइंट निकला, और 2 पॉइंट है वो जानेंगे, लेकिन इससे पहले पॉइंट बना ले, नहीं तो भूल जाइएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डेडलॉक, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। पहला लिखोगे इसमें एक पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ डेडलॉक, डिटेक्शन ऑफ डेडलॉक is cost efficient, liberal, LIBERAL, लिबरल मतलब आराम से, एकदम बहुत ही कॉमन, न्याय संगत, लिबरल, and used by almost all the operating systems, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे क्वेश्चन, the following steps can be followed for the recovery
for the recovery, the following steps can be followed for the detection, लिखो, for the detection and recovery, from deadlock. पहला पॉइंट लिखेंगे यही वाला, डॉर्मेंट वाली कहानी। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, an unblocked process can be given all the processes, can be given all the required resources, so that it gets completed, next लिखेंगे, we can ensure that all the required resources are released from the dormant process blocked process। तो तुमसे 1000 बार पूछोगे तो 1000 बार बोलेंगे, इसीलिए कहते एक बार पकड़ लो। होता क्या है कि हम पूरा पॉइंट नहीं लिख के लाते हैं। हाँ देखो, हर एक स्टेटमेंट को लिखने का अलग अलग पॉइंट तरीका होता है, तो सबको हम एक ही बात बताएंगे, लेकिन हमसे 1000 बार बुलवाएंगे तो वह 1000 स्टेटमेंट निकलेगा। तो बढ़िया है कि एक ही बार में लिख लीजिए, नहीं तो कहिए कि हम और धीरे बोलें। ये लिख लिए। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट लिखेंगे, और तीसरा पॉइंट लिखने से पहले या लिख लीजिए, वो तो यहां बता ही दिए हैं आपको। एक तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, तो कहता है we can ensure that if any process is blocked anywhere, in that case we need to find it out, and execute it। हाँ, अच्छा, अब 2 पॉइंट आपको बता दें, ये तो कॉमन सी चीजें थी। हम लोग जो विंडोज यूज करते हैं, उस विंडोज में डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए 3 चीज बताते हैं। पहला आप सब जानते हैं, कॉमन है, चर्चा कर चुके हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी प्रोसेस का जान मार दो, डिलीट कर दो, किल कर दो, फिर वो चालू होने वाला नहीं। दूसरा 2 पॉइंट और बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको कहते हैं हम लोग रोल बैक, और तीसरा पॉइंट जो है उसको हम लोग कहते हैं चेक पॉइंट। रोल बैक और चेक पॉइंट।
रोल बैक और चेक पॉइंट, इन दोनों को समझते हैं। आप लोग बोलचाल की भाषा में समझिएगा, रोल बैक का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। यानी कि अगर ये एक प्रोसेस है, इसको जाना है कहां पे? प्रोसेसर के अंदर। तो आपको पहले भी बताए हैं कि एक से अधिक प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेसर में जाने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि भैया उसको सारा हार्डवेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सारा हार्डवेयर मिल गया तो प्रोसेसर के अंदर कूद जाएगा, और अगर नहीं मिला तो वो क्या कर रहा होगा? इंतजार कर रहा। बताए थे। अब मान लीजिए कि ये प्रोसेस है हमारा, क्या नाम है इसका? P1, और दूसरा प्रोसेस है हमारे पास, उसका नाम क्या है? P2। होता ये है कि एक टाइम है 10:45। इस 10:45 पे P1 को सारा रिसोर्स मिल गया, ये काम चालू कर दिया, ये जाने वाला था। और 10:46 पर इसको सारा रिसोर्स मिल गया। तो ये जैसे ही प्रोसेसर के अंदर जाने वाला था, P2 भी यहां पहुंच गया, दौड़ के घुस गया लाइन में। नहीं हम पहले जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। अब दोनों में लड़ाई चालू हो गई कि हम पहले तो तुम पहले। अब यहां पे कौन सी स्थिति पैदा हो गई? डेडलॉक। ना P1 जा पा रहा है ना P2। तो इस केस से कैसे उबर सकते हैं? तो इस केस से उबरने का एक तरीका यही था कि हम वापस कहां पर आ जाए? 10:45 के टाइम पर। वो तो एक तरीका तुम ठीक बताए कि किसी एक को हम क्या कर दें? टर्मिनेट कर दें। लेकिन हम टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? वापस टाइम मशीन से पीछे आ जाएंगे। कहां पर आ गए? 10:45 में। और 10:45 में क्या किए थे? एक प्रोसेस को इनिशिएट किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे? खाली इसी प्रोसेस को इनिशिएट करते रहने देंगे, और इस प्रोसेस को टेम्पोररीली क्या कर देंगे? रोक देंगे। टेम्पोररीली क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हैं? तो हम आपको बोले टाइम मशीन। ऐसा कोई टाइम मशीन नहीं होता है। यहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कोड्स का। कोड्स लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बेटा दो प्रोसेस आपस में भिड़ जाएगा तो कंप्यूटर क्या करता है? वो कुछ सेकंड्स पहले तक देखता है। कोड्स में हम सेट कर देते हैं कि 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। उतने देर पहले वो देखता है कि दोनों प्रोसेस कहाँ था, और किसी एक प्रोसेस को वो बंद कर देगा टेम्पोररीली, और दूसरे वाले को क्या कर देगा? जाने देगा। हाँ, तो हम बेटा पहले बताए थे, जिसको सबसे कम हार्डवेयर चाहिए वही सबसे आगे निकलेगा। यानी जिसको सबसे कम रिसोर्स की आवश्यकता होगी उसको क्या कर देना है? जाने देना। और जिसको ज़्यादा चाहिए उसको हम लोग क्या करेंगे? रोक के रखेंगे। नहीं समझ में आया? अरे यस नो तो बोलिए। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जिसको ज़्यादा चाहिए उसको टाइम क्या लगेगा, और जिसको कम चाहिए वो जल्दी निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रोल बैक। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो आपको बताएं, हाँ तो अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं देखे, जैसे P2 को कम हार्डवेयर चाहिए और P1 को ज़्यादा चाहिए, हाँ तो टाइमिंग को फिर हाँ, तो ये बहुत सही क्वेश्चन है कि अगर सर मान लीजिए हम टाइम को इग्नोर कर देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो बेटा उसी के लिए एक दूसरा कंडीशन है, उसको बोलते हैं हम लोग चेक पॉइंट। चेक पॉइंट वाला कंडीशन क्या देखता है? तो ये देखता है कि कौन से प्रोसेस को कम रिसोर्स चाहिए। अगर मान लो बेटा 10:45 वाला ये था और 10:46 वाला ये था, दोनों आकर वापस में क्या हो गए? भिड़ गए। तो रोल बैक कंडीशन क्या बोलता है कि कुछ सेकंड्स पहले जाओ और किसी एक को रोक दो और दूसरे को क्या कर दो? आगे जाने दो। तो हम क्या बताएं ये कैसे कर सकते हैं? तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि जिसको कम हार्डवेयर चाहिए होगा उसको क्या भेज देंगे? आगे। और जिसको अधिक हार्डवेयर चाहिए होगा उसको क्या कर देंगे? पीछे। यही बताएं ना।
यहीं पर एक और कंडीशन पैदा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट, जहां पे एनालिसिस किया जाता है कि किस प्रोसेस को ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए और किस प्रोसेस को कम हार्डवेयर चाहिए। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। जब डेडलॉक अकर हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, जहाँ पे दोनों भिड़ा वहीं पे देख लेंगे। अच्छा ठीक है, ये वाला मान लो ये वाला ए है और ये वाला क्या है, बी, तो दोनों आकर यहाँ पे भिड़ गए, डेडलॉक बन गया। तो यहाँ पे ही एनालिसिस हो जाएगा कि किसको कम चाहिए। मान लो लगता है ए को कम चाहिए, तो ए को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आगे भगा देगा, और बी को यहाँ क्या करेगा, रोके रहेगा। ये कंडीशन किसका होगा, हाँ तो मतलब टाइमिंग से पहले हार्डवेयर देखेंगे कि किसको ज़्यादा चाहिए किसको कम चाहिए। दोनों अलग अलग फीचर है बेटा, हम क्या बताएं, एक फीचर है रोल बैक, दूसरा फीचर क्या है, चेक पॉइंट। रोल बैक में क्या होता है, टाइम प्लस हार्डवेयर दोनों देखा जाता है, और चेक पॉइंट में क्या देखा जाता है, सिर्फ हार्डवेयर। नहीं समझ में आया, हाँ एक एक करके, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ तो वहाँ पे म्यूटेक्स लगता है, फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो उस केस में जो सबसे इमरजेंसी वाला होता है उसको पहली प्रायोरिटी मिलती है। म्यूटेक्स पढ़ाए हैं ना, तो वहाँ इमरजेंसी कंडीशन फॉलो होगा। अब इमरजेंसी कौन डिसाइड करता है, तो एल्गोरिदम डिसाइड करता है। कौन कौन सा, तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के आधार। और पूछिए, और कोई डाउट है, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहेंगे और नहीं, तो हम फिर से बता दें, रोल बैक क्या चेक करता था, टाइम प्लस हार्डवेयर, और चेक पॉइंट क्या चेक करता है, हार्डवेयर। जहां पे प्रोसेस फंसा वहीं पे क्या चेक हो जाएगा, हार्डवेयर। जिसको कम हार्डवेयर लगा उसको जाने दो, जिसको ज्यादा लगा उसको क्या करो, रोक दो। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा, वो होगा मेमोरी एलोकेशन का। खैर वो बात की कहानी है, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका आप पॉइंट बना लीजिए, फिर खत्म करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, मेजर वेज टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक। मेजर वेज टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक। लिखेंगे इसमें, सम सिस्टम्स, सिस्टम्स का मतलब यहां होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड अस the recovery from deadlock, provide us the recovery from deadlock using पहला पॉइंट लिखोगे चेक पॉइंट और दूसरा लिखोगे रोल बैक। यूजिंग चेक पॉइंट और दूसरा लिखोगे रोल बैक। पहला चेक पॉइंट और दूसरा क्या लिखोगे, रोल बैक। पहला चेक पॉइंट और दूसरा क्या लिखोगे, रोल बैक। अब चेक पॉइंट और रोल बैक क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। रीस्टार्टिंग अ प्रोसेस, रीस्टार्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर, from a particular point, from a particular point is known as roll back, is known as roll back. नेक्स्ट लिखेंगे चेक पॉइंट। Checkpoint is also used to recover from deadlock. Checkpoint is also used to recover from deadlock, and it is also
the measure and it is also the cost efficient measure. सस्ता है एकदम. It is also the cost efficient measure to eliminate deadlock. To eliminate deadlock. In this, क्या कहें फिर से बोलिए. नेक्स्ट लिखे होंगे इसी में. इन दिस the process moves back to a particular state. In this the process moves back to a particular state and restarts itself. Move back to a particular state and restarts itself. Move back to a particular state and restarts itself. And restarts itself. लिख लिए. कोई डाउट है यहाँ तक? घर पे थोड़ा सा एक बार जाकर रिवीजन जरूर करिएगा, एक बार देखिएगा इन चीजों. डेडलॉक खत्म हो गया. अब आपसे हम क्या बताएं कि भैया एक प्रोसेस जो है चेक पॉइंट में क्या होता है. तो मान लीजिए यहां से चलकर कहां आया, यहां पर 10:45 में. तो ये चलकर कहां आया होगा? मेमोरी के अंदर ही ना. अरे यस और नो, सारा काम कहां होता है? मेमोरी में ही. तो अब भैया यहां से ये वापस जाएगा यहां पर. मान लीजिए 10:43 में यहां पर था, तो ये वापस जाएगा. 0 से आया था P तक, अब इसको वापस जाना है कहां से? P से लेकर O तक या 0 तक. तो यहां से यहां आया तो क्या किया? यहां का मेमोरी छोड़ता हुआ आया, यानी ये स्पेस क्या हो गया? खाली हो गया. आगे बढ़ा तो और स्पेस खाली हुआ, आगे बढ़ा तो और स्पेस खाली हुआ. यहां तक आया तो स्पेस पीछे का पूरा क्या हो गया? खाली हो गया. लेकिन अब क्या कर रहा है? ये बोलता है कि हम वापस जाएंगे चेक पॉइंट पे और फिर वहां से सही होकर वापस आएंगे. उस केस में हो सकता है कि यहां पर पहले से कोई दूसरा प्रोसेस आकर पीछे से बैठ गया हो. अरे यस और नो? तो फिर डेडलॉक आ जाएगा. होगा ही, भगदड़ मच जाएगी कुंभ की तरह. तो वहां पर एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना होगा और वही स्ट्रेटजी कहलाता है मेमोरी एलोकेशन. यानी कैसे हम मेमोरी का इस्तेमाल करें कि डेडलॉक ना आए. ये भी कौन करता है? आपको नहीं करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम करके देगा. तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? मेमोरी एलोकेशन. हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग तब पढ़ेंगे. कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक, थैंक यू.